हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारा पिछला वीडियो संबंधित था उद्योग से और वही हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो से ही। शायद क्लास नंबर लेक्चर नंबर 38 होगा। आज भी हमारा टॉपिक उद्योग ही रहेगा। पिछले वीडियो में हमने जो उद्योगों में समझा था वो समझा था हमने कि उद्योग क्या होते हैं, स्वतंत्रता से पहले उद्योगों का विकास, स्वतंत्रता के बाद उद्योगों का विकास, स्वतंत्रता से पहले और बाद में उद्योगों का विकास कैसे हुआ, कितना हुआ, ये चीज़। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो उद्योग पढ़ेंगे, धात्विक उद्योग पढ़ेंगे। धात्विक और अधात्विक क्या होती हैं, धातु अधातु क्या होती है। जब हमने खनिज पढ़े थे तब हमने देख लिया था, तो उसमें आपको कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए, जो लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास है सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, छोटे से लेकर जितना भी बड़ा एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं यूपीएससी तक, आप ये क्लास ले सकते हैं। यूपीएससी वो आप लोग सोच रहे हैं कि बड़ी एग्ज़ाम है, लेकिन आप कंटेंट देखोगे तो आपको कंटेंट यूपीएससी का ही कंटेंट मिलेगा। यूपीएससी की जो बुक है वही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम कंटेंट यहाँ पर आपको देते हैं, जो भी कंटेंट के द्वारा हम आपको पढ़ाते हैं, यही कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम को ओपन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट करा सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। और यहाँ पर जैसा मैं तरीका बताता हूँ, आप सेम वैसे ही पढ़ना है। आप शुरू से मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर का पढ़ाने का क्या तरीका है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या कंटेंट है उनका, ठीक है। बस आपको टेस्ट सीरीज खुद की बनाना, उस पर मेहनत करना है, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से। और आप लोगों को सपोर्ट करने की नहीं बोलूँगा, छोड़िए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जो भी करना है आप तभी कीजिए जब आपको मेरी क्लासेस समझ में आए। कुछ नहीं बोलना कि फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आज से बंद। अगर आपको कंटेंट क्लास समझाना अच्छा लगता है तो आप जो आपके मन में आए आप वो करें, ठीक है। मन करता है आपका तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नहीं मन करता यानी नहीं पसंद आता तो मत कीजिए। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे धात्विक उद्योग। धात्विक उद्योग होते क्या हैं, यानी धातु क्या होती है ये हम समझ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। विभिन्न धात्विक खनिजों के आधार बनाकर स्थापित किए गए उद्योगों को धात्विक उद्योगों की संज्ञा दी जाती है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, इनको हम क्या बोल देते हैं, धात्विक उद्योग बोल देते हैं, क्योंकि ये धातु हैं, अधातु नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोह को आयरन बोलते हैं, इस्पात को स्टील बोलते हैं। इसमें क्या दिया है, इसे आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखा गया। आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होता है, इस उद्योग के बिना हम कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर पाते। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आप अगर ब्रेड की फैक्ट्री खोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको फैक्ट्री बनाना है, उसके लिए सामान बनाना है जिस पे आप ब्रेड बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, लोह और इस्पात की आवश्यकता पड़ेगी। तो आधारभूत हो गया, आधारभूत मतलब होता है बेस, ठीक है, क्योंकि यह अन्य उद्योगों के विकास को सुदृढ़ता प्रदान करता है। और भी उद्योग जो भी आपके मन में आता है वो उद्योग आप उठा लीजिए, तो उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस उद्योग की स्थापना परिवहन लागत को ध्यान में रखकर की जाती है, क्योंकि यह एक भारी आशी उद्योग होता है। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि
कि इन उद्योगों को ऐसी जगह पर स्थापित किया जाता है जहाँ से इनका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके। अगर आप ऐसी जगह इनको स्थापित करेंगे जहाँ से उनको ले जाने या रॉ मटेरियल लाने में कठिनाई हो, तो वहाँ पर ये उद्योग नहीं चल पाएंगे। ठीक है। फिर इस उद्योग में प्रमुख कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन और कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना को निर्धारित करने वाले कारकों में कच्चा माल बाजार व पत्तन सुविधा, आंतरिक परिवहन सुविधा व सरकार की नीतियां प्रमुख हैं। अर्थात इसको प्रभावित करने वाले कारक, लौह अयस्क को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारक हम देखें तो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। फिर दूसरा है पत्तन यानी बंदरगाह, पोर्ट, आंतरिक परिवहन सुविधा, देश के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात करें, वह सरकार की नीतियाँ। इन उद्योगों के लिए सरकार के क्या क्या क्राइटेरिया है, सरकार की क्या क्या नीतियाँ हैं, सरकार ने कितनी छूट दी है, ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो, लौह अयस्क के समीप भिलाई, भद्रावती, राउरकेला, विजयनगर, सेलम। कोयला व लौह अयस्क के मध्य अवस्थित, मतलब जिस जगह पर जो चीज़ पाई जाती उसके पास की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है। जमशेदपुर, मतलब जमशेदपुर में लौह अयस्क का कारखाना है। वहीं पर क्या पाया जाता है, कोयला और लोहा पाया जाता है। ठीक है। फिर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित विशाखापट्टनम, गोपालपुर, यानी यहाँ से क्या, यहाँ से बंदरगाह पास में पड़ते हैं। यहाँ से लौह अयस्क की जो खदानें हैं, खनिज है, वो पास में पड़ते हैं। ये जो क्षेत्र है उन जगह पर। ठीक है। भारत में लौह इस्पात उद्योगों का विकास क्रम कि कौन से उद्योग स्टार्ट हुए, कब से कब तक स्टार्ट हुए, ये सब चीज़। भारत में लौह इस्पात उद्योगों के विकास क्रम की शुरुआत वर्ष 1874 1874 से होती है, जब पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई। पहला प्री का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है आपका, यानी एक ऑप्शन आपका मिलता है, एक उत्तर आपको यहाँ से मिलता है। आगे चलकर बंगाल सरकार द्वारा अधिग्रहण, यानी ये गवर्नमेंट के अंदर पहुँच गई, बंगाल सरकार ने इसको क्या कर लिया, ले लिया, पर इसका नाम क्या रख दिया, बदलकर आयरन वर्क्स रखा गया। ठीक है, 12 कर आयरन वर्क्स रखा गया। ठीक है, ये शुरुआत यहाँ से हुई है। फिर एक आपने इस कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको शॉर्ट में हम टिस्को बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टिस्को। वर्ष 1907 में जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर साकची में की थी। यह कारखाना स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के संगम पर स्थापित किया जाता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपके मन में आई होगी कि नहीं आई होगी, मैं आपको बता देता हूं। जो भी उद्योग वगैरह पहले बनते थे, किसी नदी के बगल में, किसी नहर के बगल में ऐसे बनाए जाते थे, किसी झील के बगल में। उसके बाद जैसे आप कोई भी स्टैचू देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी स्टैचू, बहुत बड़े बड़े किलों की अगर मैं बात करूं, किलों को तो नहीं ले सकते, बहुत सी ऐसी चीज़ों की बात करूं जो बहुत प्रसिद्ध, जैसे मैं ताजमहल की बात करूं,
जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मैं बात करूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करूँ, तो ऐसी चीज़ें और ये स्टेडियम वगैरह वर्तमान में बनाए जा रहे हैं आधुनिक काल में। तो ये नदियों के किनारे, महासागरों के किनारे, समुद्रों के किनारे बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको पानी की बहुत आवश्यकता होती है इनके बनाने में, तो वहाँ से इसकी आसानी से पूर्ति हो सके। फिर अगला पॉइंट क्या है, टिस्को को लो अयस्क की प्राप्ति गुरमहिसानी, बादाम पहाड़ उड़ीसा, नोवा मुंडी सिंह भूमि तथा कोयला की प्राप्ति झरिया व पश्चिमी बोकारो से होती है। टिस्को को जहां कोलकाता के रूप में बंदरगाह सुविधा प्राप्त होता है, टिस्को कंपनी है तो वहाँ से कोलकाता का बंदरगाह पास में पड़ता है, वही बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिकों की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ रहा? तो यहाँ तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी सुविधा है और सस्ते मजदूर भी यहाँ से मिल जाते हैं। फिर अगली जो कंपनी है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO, इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के किनारे, ये भी नदी के किनारे है। इसको कोयला की प्राप्ति रामगढ़, नूनीडीह, झरिया की खदानों से तथा लो अयस्क की प्राप्ति गुआ की खान सिंह भूमि झारखंड से होती है। साथ ही इसको चूना पत्थर की प्राप्ति पारा घाट से होती है। वहीं उड़ीसा के जामदा बांस पानी से इसको किसकी प्राप्ति होती है? मैग्नीज की। फिर इसके पत्तन की सुविधा कोलकाता व हल्दिया के बंदरगाह, जल विद्युत दामोदर घाटी से, बाजार कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश से तथा परिवहन की सुविधा राष्ट्रीय राजमार्ग 2, दक्षिण पूर्वी रेल व इनसे क्या होती है, इसको ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त होती है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से इसको रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। क्लियर? चलिए अगली कंपनी है, अगली जो कंपनी है, फैक्ट्री है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1923 कर्नाटक के शिमोगा जिले में बड़ा नदी के तट पर की गई थी। BISL को लो अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदान पहाड़ी क्षेत्र, कैमानगुड़ी खान से तथा जल विद्युत जोग व शरावती परियोजना से प्राप्त होती है। यह कोयला क्षेत्र से दूर स्थापित किया गया है। ये कम थोड़ी इम्पोर्टेंट है। अगली क्या, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL भिलाई। कहाँ पर है ये? भिलाई में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड अगर आपसे पूछी जाती है तो मैं बता दूं, अगर या तो आपसे इसकी जगह पूछ ली जाएगी या आपसे इसकी सन पूछ ली जाएगी। छोटे छोटे एग्ज़ाम की बात करूं मैं, अगर बड़े एग्ज़ाम में आपसे बहुत इससे डीप में क्वेश्चन पूछेंगे। सन 1955 में पूर्व सोवियत संघ भारत सरकार के बीच भिलाई में स्टील प्लांट की स्थापना के लिए समझौता हुआ। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि किसके साथ समझौता हुआ था? तो सोवियत संघ। और वर्ष 1959 से प्लांट में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया। ठीक है। इसको कोयला प्राप्ति कोरबा, बोकारो व झरिया से, लो अयस्क दिल्ली राजहरा से, मैग्नीज बालाघाट व भंडारा से, बंदरगाह की सुविधा विशाखापट्टनम से, परिवहन की सुविधा कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से प्राप्त होती है। तो ऐसी जगह पे इनको स्थापित किया जाता है, वहाँ से इनको रॉ मटेरियल भी मिल सके, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी मिल सके उनको, है ना, और मजदूर भी आसानी से उनको सस्ते मजदूर भी मिल सकें। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL राउरकेला, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई। यह पूछे जाते हैं आपसे किसके सहयोग से की गई थी, कब की गई थी? 1959 में, 1959 में उड़ीसा में, शंख व कोयल नदियों के संगम पर। तो ये भी नदियों के संगम पर
इसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से लो अयस्क यहाँ से प्राप्त होता है, जल विद्युत हीराकुंड परियोजना से, और परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट यहाँ से। ठीक है। फिर एक और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में है, इसकी स्थापना भी उसी टाइम पे की गई थी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। इसे कोयला यहाँ से प्राप्त होता है, लो अयस्क यहाँ से प्राप्त होता है, और जल विद्युत दामोदर नदी घाटी से भी प्राप्त होता है। इसमें ट्रांसपोर्ट की कोई विशेष सुविधा नहीं दी गई है या डाटा नहीं दिया गया हमें। ठीक है। फिर बोकारो स्टील प्लांट, इस कारखाने को तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बोकारो में दामोदर नदी के तट पर स्थापित किया गया। इसको कोयला यहाँ से मिलता है, लो अयस्क यहाँ से मिलता है, जल विद्युत। ठीक है। तो ये जरूर आपको याद रखना कि किसके सहयोग से कब की गई थी, कौन सी जगह की गई थी। ठीक है। फिर अगला क्या है, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, इस संयंत्र के विषय में भारत और सोवियत संघ के बीच वर्षों 1979 यानी 1979 में समझौता हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 1982 में इसकी स्वीकृति प्रदान की। तो ये चीज़ आपको याद रखना है ना। ये भी इसकी स्थापना विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास की गई। यह भारत का पहला समुद्री तटीय इस्पात, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है ना, कारखाना है। इससे लो अयस्क बेलाडेला की खान से प्राप्त होता है। ऊर्जा हेतु कोयला दामोदर घाटी से प्राप्त होता है, क्योंकि इनको चलाने के लिए पहले डीजल वगैरह की आवश्यक, मतलब डीजल वगैरह के इंजन नहीं थे इतने, तो इनको कोयला से ही चलाया जाता था। फिर सेलम इस्पात का मतलब होता है स्टील। यह तमिलनाडु के सेलम लो अयस्क उत्पादन क्षेत्र सेवरॉय पहाड़ी में स्थापित किया गया है। इससे नेवेली से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। ये कोयले का एक प्रकार है लिग्नाइट। यह संयंत्र 1982 से कार्यशील है। स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है यहाँ पर। फिर विजयनगर स्टील संयंत्र, यह कर्नाटक के बेलारी जिले के होसपेट क्षेत्र में तुंगभद्रा जलाशय के समीप स्थापित किया गया है। इससे लो अयस्क बाबा बुदान पहाड़ी, चिंकमंगलूर व होसपेट क्षेत्र से जल विद्युत तुंगभद्रा परियोजना से। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद है एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग इसको मैं आज करा ही देता हूँ। चलो इसको मैं कल ही कराता हूँ, क्योंकि इसमें फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में। तो टॉपिक बाई टॉपिक थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चलिए, याद करते चलिए, क्वेश्चन बनाते चलिए, बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो बस आपको जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा ही टेलीग्राम पर मैं इसकी PDF डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना बस। ठीक है ना। और बढ़िया नोट्स बनाना, और साथ में क्या करना, क्लास लेते रहना। ओके, चलो, थैंक यू।